दोस्तों, आप सबका फिर एक बार हमारे चैनल पीक फाइनेंस में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमारी पिछली वीडियो जो कि स्विफ्ट फाइनेंस सिस्टम पर थी, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये जो वीडियो है आज की, ये पिछली वीडियो का ही एक्सटेंशन है। तो दोस्तों, इस वीडियो में अक्षय सर हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि स्विफ्ट के बिजनेस पार्टनर्स कौन कौन से हैं, स्विफ्ट की सैंक्शन स्क्रीनिंग का प्रोसीजर क्या है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम कैसे काम करती है, ये सब से रिलेटेड चीजें डिस्कस करने वाले हैं आज अक्षय सर हम सबके साथ। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्विफ्ट पार्टनर्स के बारे में। तो स्विफ्ट पार्टनरशिप कैसे होती है? तो स्विफ्ट 4 तरीके से पार्टनर्स बनाती है या फिर पार्टनरशिप करती है। सबसे पहले आता है सॉल्यूशन पार्टनर। तो सॉल्यूशन पार्टनर क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं, स्विफ्ट एंड टू एंड कस्टमाइज सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर है। तो ये एंड टू एंड अपने कस्टमर्स को या फिर अपने टाइप ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर अपने कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है उनके ज़रूरतों के हिसाब से, यानी कि कस्टमाइज प्रोडक्ट, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ठीक है, ताकि वो जो भी स्विफ्ट से रिलेटेड काम हो वो उस सॉफ्टवेयर के थ्रू उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली वो लोग उस तरीके से काम कर सके। अब हम लोग सेकंड आते हैं सर्विस पार्टनर के बारे में। सर्विस पार्टनर क्या है दोस्तों? कि स्विफ्ट ने जो भी अपने सॉफ्टवेयर दे रखे हैं, ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का जो भी मेंटेनेंस समझ लीजिए या फिर उस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है, भले वो कनेक्टिविटी से रिलेटेड हो, इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड हो, तो उस स्विफ्ट में क्या होता है कि स्विफ्ट ने अपने सर्विस पार्टनर टाइप्स कर रखे हैं, जिसमें वो अपने जो भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस है जिनको वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है, उसमें क्या है, वो सर्विस पार्टनर के थ्रू उनके इम्प्लीमेंटेशन से लेके, कनेक्टिविटी से लेके, अपग्रेड से लेके, उस सॉफ्टवेयर का जितना भी नीड्स होता है स्विफ्ट के कस्टमर्स को, वो उसके सॉल्यूशन पार्टनर के थ्रू वो उसको प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। तो इसके बाद क्या आता है? बिजनेस पार्टनर। अब हम लोग बिजनेस पार्टनर का मॉड्यूल समझते हैं कि बिजनेस पार्टनर कैसे है। ये बहुत कोई हार्ड एंड टफ कोई रूल नहीं है दोस्तों। हम लोग ऐसा नहीं है कि स्विफ्ट वर्ड आ गया तो ये बिजनेस पार्टनर का मॉड्यूल ही चेंज हो गया। बिजनेस पार्टनर क्या है? जैसे आप अगर बिजनेसमैन है या फिर कोई भी बंदा जो बिजनेस कर रहा है, तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पूरे देश में या फिर पूरे वर्ल्ड में वो अकेले बिजनेस कर पाए। उसको अपने पास पार्टनर्स की ज़रूरत पड़ती है, भले वो फ्रेंचाइजीज हो या फिर किसी भी टाइप्स के थ्रू हो। तो इस तरीके से स्विफ्ट पर भी अपने बिजनेस पार्टनर रखे हुए हैं। बिजनेस पार्टनर क्यों रखे हैं? क्योंकि बहुत से अलग अलग कंट्रीज हैं जिनके रूल्स रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। अब स्विफ्ट उन सब के बीच में खुद को उलझा के नहीं रखने से अच्छा है कि वहाँ पे वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने बिजनेस पार्टनर्स उनको बना सकते हैं और उसके थ्रू उस कंट्री में या फिर जहाँ जहाँ भी उसका नेटवर्क है वहाँ पे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब सेकेंड आता है नेटवर्क पार्टनर। अब नेटवर्क पार्टनर क्या है कि अब स्विफ्ट जो है ये एक, हम लोग समझते हैं कि एक सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक सॉफ्टवेयर बेस्ड पे काम कर रहा है, ठीक है। सॉफ्टवेयर बेस्ड पे जो भी कंपनी जो नेटवर्क सॉफ्टवेयर इस तरह की चीज़ों पे जो काम करती है, उनमें जो आईपी नेटवर्क होता है, आईपी नेटवर्क जो रहता है या फिर आईपी एड्रेस रहता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ठीक है। तो अब नेटवर्क पार्टनर के थ्रू स्विफ्ट क्या करती है? इसने एक नेटवर्क पार्टनर नहीं रखा हुआ है। सबसे पहली चीज़ समझने वाली ये है कि एक नेटवर्क पार्टनर नहीं होने के वजह से इसमें बेनिफिट ये है कि कभी भी अगर इन केस कभी कोई आईपी एड्रेस हैक होते हैं या फिर कोई साइबर अटैक होता है, तो वो किसी एक आईपी एड्रेस पे वो चीज़ अटैक हो सकता है। लेकिन इसने डिफरेंट अपने नेटवर्क पार्टनर रखे हुए हैं, तो हर नेटवर्क पार्टनर के अलग अलग आईपी एड्रेसेस है या फिर वो लोग अलग अलग मल्टी वेंडर मॉड्यूल जिसको हम लोग कहते हैं। तो स्विफ्ट मल्टी वेंडर मॉड्यूल पे काम करता है। वो किसी, उसने ये नहीं कि किसी XYZ कंपनी को उसने हायर किया, उसका पूरा नेटवर्क वहीं से चल रहा है, तो कभी भी उसको क्या है कि किसी कोई बग आ गया या फिर कोई अटैक हो गया तो उसका आईपी एड्रेस या फिर सर्वर क्रैश हो गया, वैसा कोई इसमें दिक्कत नहीं आती है क्योंकि इसने मल्टी वेंडर मॉड्यूल को अपनाया हुआ है। तो डिफरेंट अपने वेंडर के थ्रू, जिसको हम लोग नेटवर्क पार्टनर्स बोलते हैं, उसके थ्रू ये काम करती है, जिससे काम भी स्मूथ होता है और एक रिस्क फ्री होता है।
तो दोस्तों अब हम लोग सब आगे समझते हैं सैंक्शन को। देखिए सैंक्शन क्या होता है, जो इंटरनेशनल सैंक्शन है ये किसी कंट्री या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के द्वारा किसी एक कंट्री पे या ग्रुप ऑफ कंट्री पे लगाए जा सकते हैं। ये आइदर यूनिलैटरली और मल्टीलैटरली होते हैं। अब देखिए अब स्विफ्ट का जो सिस्टम है वो इस तरीके से काम करता है कि वो ऑटोमेटेड तरीके से है, ठीक है। अब हम लोग आपने हमारी स्विफ्ट पार्ट 1 वीडियो में ही समझा है कि ये जो स्विफ्ट सिस्टम है, जो फाइनेंशियल सिस्टम है, इसमें कोई ट्रांजेक्शन्स में पैसे ट्रांसफ़र, ऐसा नहीं कि पैसे ट्रांसफ़र हम लोग करें, हम लोग इसमें कोड्स ट्रांसफ़र करते हैं। एक मैसेज करना पड़ता है किसी एक कंट्री के बैंक को। जब हम लोग स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू दूसरे कंट्री के बैंक में पैसा भेज रहे हैं तो जिस बैंक से हम लोग भेजना चाह रहे हैं, जिस कंट्री से भेजना चाह रहे हैं, उस कंट्री का बैंक दूसरे बैंक को मैसेज, एक स्विफ्ट मैसेज या स्विफ्ट कोड उसको बोलिए, वो सेंड करता है। तो जब भी हम लोग स्विफ्ट कोड सेंड कर रहे हैं तो उसमें हम लोग को सैंक्शंस के नॉर्म्स को अच्छे से उसमें हम लोग को मेंशन करना होता है, ठीक है। और वैसे स्विफ्ट का जो सिस्टम है वो ऑटोमेटेड तरीके से ही ये समझने में सक्षम है कि किसी कंट्री पे जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन हो रहा है या जो भी कंट्री ट्रांजैक्शन कर रही है उस पर बैन लगा है, यानी कि उस पर सैंक्शन लगा हुआ है या सैंक्शन लगा हुआ नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग समझते हैं डिप्लोमेटिक सैंक्शन को। डिप्लोमेटिक सैंक्शन क्या होते हैं दोस्तों? देखिए इसमें सबसे मेन चीज़ जो आती है, इसमें किसी भी प्रकार के मिलिट्री यूज़ नहीं होती है, जो कि अभी हम लोग रशिया यूक्रेन में देख रहे हैं कि डिप्लोमेटिक लेवल में अपने डिसअप्रूवल को एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ शो करती है, जिसके थ्रू उन लोग में अगर किसी भी बात को लेकर या किसी वार्ता को लेकर या किसी निर्णय को लेकर उनके बीच में कुछ डिसअप्रूवल रहता है तो वैसे में डिप्लोमेटिक सैंक्शन हो सकते हैं। मे बी ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो, वो आपस में कंट्रीज़ का अपना विषय रहता है कि उनको आगे कैसे अपनी बात मनवानी है या फिर कैसे किसी को प्रेशराइज करना है। तो वैसे तरीके में वो डिप्लोमेटिक तरीके से या फिर डिप्लोमेटिक तरीके से जो वार्तालाप आगे नहीं बढ़ती है तो कंट्रीज़ आपस में डिस्कशन या बोलिए या जिनका डिस्कशन नहीं चल पा रहा है तो वैसे में वो लोग कुछ एक्शन लेते हैं दूसरे कंट्रीज़ के खिलाफ। तो वैसे में अगर स्विफ्ट में कुछ सैंक्शन लगाया जाए तो उसको हम लोग डिप्लोमेटिक सैंक्शन बोलेंगे। ये क्या है कि बाद में फिर से अगर उनके बीच में डिसअप्रूवल दूर हो जाता है और वापस से जब वार्तालाप का या फिर टेबल टॉक्स का दौर स्टार्ट होता है तो ये फिर से वो लोग अपना जो भी सैंक्शन है उसको हटा लेते हैं, तो ये चीज़ वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे हम लोग समझते हैं मिलिट्री सैंक्शन। तो मुझे लगता है कि मिलिट्री सैंक्शंस इस समय सबको समझ में आ गया है, ठीक है, क्योंकि रशिया यूक्रेन की जो वार चल रही है उसके बाद से हर बंदा समझ गया है कि मिलिट्री एक्शंस के बाद जो सैंक्शन लगे, ठीक है, रशिया पे, तो वो चीज़ हम सभी ने देख ली है। तो मिलिट्री एक्शंस के बाद जो भी अगर मान लीजिए किसी कंट्री को, जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रशिया यूक्रेन का, तो उस बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने उस पर सैंक्शन लगा दिया कि आपने मिलिट्री को, आप अपना मिलिट्री एक्शन को रोकिए, अदरवाइज़ आप पे सैंक्शन लगेंगे। तो रशिया ने उस चीज़ को नहीं स्टॉप किया और उस पर यूरोपियन यूनियन ने या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ ने उस पर स्विफ्ट सैंक्शन लगा दिया। तो ये अब भविष्य की बात है, क्या कब तक वापस होता है, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी वापस हो जाएंगे, ठीक है, उस पर से सैंक्शन सारे हट जाएंगे। तो दोस्तों अब देखिए स्पोर्ट्स सैंक्शंस क्या होते हैं कि बहुत से कंट्रीज़ आपस में जब उनके बीच में कुछ भी वैसे डिस्प्यूट चल रहा हो तो वैसे में क्या होता है कि बहुत सारे टेबल टॉक्स बंद रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं इंडिया पाकिस्तान के बीच में देखिए अब मैचेस नहीं होते हैं, ठीक है, ये एक तरह का स्पोर्ट्स सैंक्शन हो गया, ठीक है। वैसे सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं, बहुत से ऐसी कंट्रीज़ है जिनके बीच में इस तरह के सैंक्शंस या इस तरह के प्रतिबंध चलते रहते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग आगे आते हैं दोस्तों। इकोनॉमिक सैंक्शंस के लिए हम लोग को बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा जो करंट इवेंट अभी चल रहा है वो है रशिया यूक्रेन की, कैसे यूरोपियन यूनियन ने रशिया पे प्रेशराइज करने के लिए रशिया को कि वो वार को रोके, वो किसी प्रकार से अपने मिलिट्री एक्शंस को रोके, तो उसके लिए उस पर बहुत से बैन लगाएं या फिर उस पर सैंक्शन लगा दिए, प्रतिबंध लगा दिए कि आपसे हम लोग ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे, आप
इस चीज़ को जो पहले से इंपोर्ट हो रही थी, जो आपकी सर्विसेज हम लोग हायर कर रहे थे वो नहीं लेंगे, या फिर हमारे कंट्री की जो सर्विसेज है आपकी कंट्री में जो दी जा रही हैं वो सर्विसेज आपको नहीं दी जाएंगी। तो ये सब होता है इकोनॉमिक सैंक्शन। ठीक है, अभी आपने सुना कि रशिया में से एप्पल ने अपना काम बंद कर दिया। ठीक है, आई थिंक गूगल ने भी वहाँ पे अपना काम बंद कर दिया है। बहुत से मैन्युफैक्चरर हैं जो रशिया पे काम नहीं कर रहे हैं, और यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज़ ने कह दिया कि हम रशिया से ये चीज़ इंपोर्ट नहीं करेंगे। तो ये सब इकोनॉमिक सैंक्शन का पार्ट है। तो इसको बहुत ज़्यादा हम लोग सिर्फ करंट इवेंट से जोड़ के इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, और ये चीज़ें भविष्य में आगे भी चलती रहेंगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल का पार्ट है, ये कभी रुकेगा नहीं। ठीक है, आज कोई कंट्री कल किसी कंट्री पे, ये सब चीज़ें चलती रहती है, लेकिन बाद में फिर ये सब चीज़ें हट भी जाती हैं। तो दोस्तों, जैसे कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा कि उस समय चाइना से बहुत सी कंपनीज़ ने कहा कि नहीं, जब बात चल रही थी कि चाइना डेटा नहीं प्रोवाइड कर रहा है कोविड पे, तो उस समय बहुत सी कंपनीज़ ने चाइना में भी अपने काम को रोका था कि नहीं, हम लोग चाइना में काम नहीं करेंगे। तो इस तरह की जियोपॉलिटिकल जो सिचुएशंस होती हैं, वैसे में इकोनॉमिक सैंक्शंस लगते रहते हैं, हटते रहते हैं। ये पास्ट में भी लगे हैं, इंडिया पे भी लगे थे। जब इंडिया ने पोखरण में न्यूक्लियर परीक्षण किया था तो उस समय इंडिया पर भी लगाए गए थे, लेकिन बाद में मजबूरन यूरोपियन यूनियंस बोलिए या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ बोलिए, उनको हटाने पड़े, क्योंकि भारत बहुत बड़ी एक इकनॉमी है, इस पे आप सैंक्शन के दायरे में या फिर इसको जकड़ के आप लोग नहीं रख सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो स्विफ्ट है, इसका पेमेंट सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों, अब हम लोग स्विफ्ट के प्रोसेस को समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देखिए, अब मान लीजिए कंपनी ए जो है, ये कंपनी ए इंडियन कंपनी है, ये कंपनी बी किसी फॉरेन की कंपनी है। अब कंपनी ए कंपनी बी के साथ कुछ ट्रेड कर रही है, जिसमें कंपनी ए को कंपनी बी के पास पेमेंट भेजनी है। अब कंपनी ए क्या करेगी, ये अपने बैंक में जाएगी। ठीक है, ये अपने बैंक में गई और बैंक में जाके इसने कहा कि मुझे किसी भी XYZ कंपनी को किसी भी फलाने कंट्री में मुझे ट्रांसफ़र पेमेंट करनी है स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू। तो ये जो कंपनी ए का जो बैंक है, ये क्या करेगा, एक स्विफ्ट कोड क्रिएट करके जो भी उस कंट्री का या उस बैंक का जो कोड है, उस बैंक के कोड पे ये मनी ट्रांसफ़र कर देगा। तो इस हिसाब से उस कंपनी बी जो कि फॉरेन की कंपनी थी, उसको कंपनी ए यानी कि जो इंडियन कंपनी थी, उसके द्वारा स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू उसको पेमेंट मिल जाएगी। देखिए, इसमें स्विफ्ट कोड जो इसमें पेमेंट्स ट्रांसफ़र का तरीका रहता है मैसेजिंग। तो ये जो स्विफ्ट कोड होता है, ये कंपनी ए का जो मतलब जो मान लीजिए कंपनी ए अगर इंडियन है, तो इंडियन बैंक फॉरेन के बैंक के पास में स्विफ्ट कोड मैसेज के थ्रू ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, और उसके हिसाब से उनको पेमेंट अपने अकाउंट में मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी, और कुछ भी डाउट हो या फिर वीडियो में अगर आपको कुछ और इसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट आपको लगे तो उसको मैसेज में ज़रूर बताएं, ताकि इम्प्रूवमेंट हम लोग भी कर सकें आपके लिए।